एक इस्तीफा, कई सवाल, सेहत का बहाना या सियासत का निशाना। 22 जुलाई 2025 की रात संसद का मानसून सत्र शुरू ही हुआ था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी। आधिकारिक वजह स्वास्थ्य, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वह अक्सर होता नहीं। सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा था। धनखड़ का इस्तीफा साधारण घटना नहीं थी, यह एक राजनीतिक विस्फोट था। हर कोई जानना चाहता था कि असली वजह क्या है। विपक्ष हैरान, सत्ता पक्ष खामोश, मीडिया में अटकलें तेज। क्या यह वाकई स्वास्थ्य का मामला था या सत्ता के गलियारों में कोई बड़ा खेल चल रहा था? धनखड़ अपने तीखे बयानों और न्यायपालिका से टकराव के लिए जाने जाते थे। अचानक इतनी चुप्पी क्यों? क्या यह उनकी मर्जी थी या उन्हें मजबूर किया गया? यह इस्तीफा एक बंद लिफाफा था जिसके अंदर कई राज छिपे थे। इस घटना ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, विपक्ष और न्यायपालिका सभी को कहानी के केंद्र में ला दिया। सत्ता का संतुलन बहुत नाजुक था और एक गलत कदम से पूरा खेल बदल सकता था। बीमारी की आड़ में सियासी ऑपरेशन। क्या वाकई बीमार थे धनखड़? मार्च 2024 में एंजियोप्लास्टी के बाद वे पूरी तरह सक्रिय थे। संसद की अध्यक्षता, सार्वजनिक कार्यक्रम, वही पुराना तेवर। विपक्ष के नेता भी हैरान थे। ममता बनर्जी से लेकर विवेक तन्खा तक सबने कहा कि वे हाल ही में मिले थे और धनखड़ स्वस्थ दिख रहे थे। अचानक स्वास्थ्य की चिंता कहां से आ गई? क्या यह वही स्वास्थ्य था जिसका इस्तेमाल राजनीति में असली वजह छुपाने के लिए किया जाता है? भारतीय राजनीति में स्वास्थ्य सबसे सुरक्षित बहाना है। जब किसी को साइडलाइन करना हो तो यही स्क्रिप्ट दोहराई जाती है। धनखड़ के हालिया व्यवहार में बीमारी के संकेत कम, बेचैनी के ज्यादा थे। संसद सत्र के दौरान उनका राजस्थान दौरा और गुप्त बैठकें कई सवाल खड़े करते हैं। क्या वे निजी व्यस्तताओं को संवैधानिक जिम्मेदारियों से ऊपर रख रहे थे या किसी दबाव में थे? बीमारी शायद सिर्फ एक पर्दा थी। असली कहानी सत्ता के शक्ति संतुलन के बिगड़ने की है। धनखड़, जो कभी सरकार के समर्थक थे, अब समस्या बन गए थे। महाभियोग का ब्रह्मास्त्र। धनखड़ ने विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर सरकार को चौंका दिया। सरकार चाहती थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नैरेटिव उसका हो, लेकिन धनखड़ ने विपक्ष के प्रस्ताव को मंजूरी देकर सरकार की रणनीति पर पानी फेर दिया। यह सिर्फ प्रक्रियात्मक फैसला नहीं था, बल्कि सत्ता के संतुलन को सीधी चुनौती थी। धनखड़ ने साबित किया कि वे रबर स्टैंप नहीं बनना चाहते। इसी फैसले ने सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच की खाई चौड़ी कर दी। अब यह सरकार बनाम उपराष्ट्रपति की लड़ाई बन गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ आपात बैठक की। भाजपा सांसदों को दिल्ली न छोड़ने के निर्देश दिए गए। धनखड़ ने शायद सोचा था कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ नायक बनेंगे, लेकिन राजनीति में टाइमिंग और इजाजत सब कुछ होती है। महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। सत्ता के खेल में ऐसे अप्रत्याशित खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं होती। संसद का शतरंज, महाभियोग प्रस्ताव का स्वीकार होना विपक्ष के लिए अप्रत्याशित जीत थी। विपक्ष ने सरकार को न्यायपालिका पर घेरने का मौका पा लिया। अगर प्रस्ताव खारिज होता तो सभापति पर सरकार के दबाव का आरोप लगता। धनखड़ ने विपक्ष के हाथ में मुद्दा थमा दिया, जिससे वे सरकार को घेर सकते थे। सरकार के रणनीतिकार हैरान थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ नैरेटिव विपक्ष की तरफ चला गया। उसी दिन धनखड़ की अध्यक्षता वाली बैठक में 2 मंत्री बिना सूचना के अनुपस्थित रहे। यह सरकार की तरफ से असहयोग का संकेत था। इस शतरंज में धनखड़ अकेले पड़ गए। न सत्ता पक्ष का समर्थन, न विपक्ष का भरोसा। अंत में धनखड़ के पास 2 ही रास्ते थे, झुकना या पद छोड़ना। उन्होंने इस्तीफा देकर सरकार को समस्या से छुटकारा दिला दिया। धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति की कुर्सी के लिए दौड़ शुरू हो गई। यह दौड़ योग्यता की नहीं, चुनावी और जातीय समीकरणों की थी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में भाजपा नए समीकरण साधने में जुट गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर के नाम चर्चा में आए।
ठाकुर का नाम ईबीसी वोटरों को साधने के लिए अहम माना जा रहा है। पसमानदा मुसलमान और ब्राह्मण कार्ड की भी अटकलें हैं। उपराष्ट्रपति का पद अक्सर राजनीतिक संदेश देने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी समुदाय या क्षेत्र को सत्ता में भागीदारी का एहसास दिलाने के लिए। धनखड़ का चयन भी जाट समुदाय को साधने की कोशिश थी। अब भाजपा नए समीकरण तलाश रही है। यह फैसला दिल्ली में होगा, लेकिन असर बिहार से लेकर देश भर में महसूस किया जाएगा। राजनीति में सिद्धांतों से ज्यादा समीकरण मायने रखते हैं। धनखड़ के इस्तीफे की कहानी में अंतर्राष्ट्रीय और निजी तार भी जुड़े हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री से ब्रीफिंग की मांग, यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया। धनखड़ अपने पद को सरकार के समानांतर शक्ति केंद्र की तरह देखने लगे थे, जिससे टकराव बढ़ा। विस्थापित परंपराओं के खिलाफ फैसले ले रहे थे, जो सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को रास नहीं आ रहा था। निजी हितों की भी चर्चा। राजस्थान दौरे पर रियल एस्टेट बिजनेस मीटिंग के आरोप लगे। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए यह गंभीर मामला था। सरकार अपनी भ्रष्टाचार विरोधी छवि को लेकर संवेदनशील थी। इन सब घटनाओं ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जिसमें धनखड़ का जाना लगभग तय था। महाभियोग तो बस आखिरी ट्रिगर था। बड़े नेता की विदाई पर शब्द बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कभी कभी खामोशी ज्यादा बोलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक औपचारिक पोस्ट में धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की, न कोई प्रशंसा न आभार। अतीत में मोदी ने भावुक विदाई भाषण दिए थे, लेकिन इस बार चुप्पी थी। पूरी भाजपा ने भी चुप्पी साध ली। कोई अफसोस, कोई बयान नहीं। ये चुप्पी बताती है कि धनखड़ का इस्तीफा उनकी मर्जी से नहीं, दबाव में हुआ। सत्ता के गलियारों में वफादारी और अनुशासन सर्वोपरि है। जो लक्ष्मण रेखा पार करता है, उसे सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। धनखड़ की विदाई एक सबक है। सिस्टम व्यक्ति से बड़ा होता है। असली वजह शायद इसी खामोशी में छिपी है।